हैं, कर दें सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सबको जोहार। चलिए जल्दी से क्लास में जुड़िए, जल्दी जल्दी। कल तक की क्लास जो हुई है हम लोग की, क्या उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? कल हम लोगों ने मल्टीपल बार डायग्राम, बहुदंडालेख तक के सफर की यात्रा हम लोगों ने की थी। वहां तक का हम लोगों ने सफर किया था। आज जो है उससे आगे हम लोग अपने यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो आज जो है, आज सबसे पहले हम लोग परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम का अध्ययन करेंगे। परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है? सबसे पहले तो इसको मैं हिंदी में बता दूं आपको। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिशत उपविभाजी। प्रतिशत उपविभाजी दंडालेख, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी कि प्रतिशत उपविभाजी दंडालेख। नाम से ही स्पष्ट है कि यदि कोई मद है, कोई मान लो कि सपोज करो कि जैसे उदाहरण में मैं बताऊं कि कोई ए है, ए का अगर मान लो विभिन्न मद है, जैसे भोजन पे जो खर्च कर रहा है वो, किराया पे जो खर्च कर रहा है, शिक्षा पे जो खर्च कर रहा है, तो ये जितना अमाउंट खर्च कर रहा है भोजन पे, या जितना अमाउंट किराया पे, जितना अमाउंट शिक्षा पे, ये टोटल जो इसका जो खर्च है, उस खर्च को हम लोग क्या करते हैं? 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। अब इस 100% में प्रत्येक घटक का, प्रत्येक कंपोनेंट का, यानी कि भोजन का कितना परसेंटेज बना, किराया का कितना परसेंटेज बना, शिक्षा का कितना परसेंट बना, यानी कि कुल खर्च में से जो प्रत्येक घटक का जो खर्च है, जब उसको हम परसेंटेज के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं और उसको जब एक दंड आलेख में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत उपविभाजी दंड आलेख। ठीक है, आइए उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने सीडीपीओ, जेपीएससी सीडीपीओ की तैयारी के लिए आप अपने सुदूरवर्ती गांव से आप आए रांची। मान लो कोई लड़की है, क्या नाम रख लें? कुछ भी रख लो, मान लो कि रेखा है। ठीक है, रेखा नाम की एक बच्ची है जो रांची आई है सीडीपीओ की तैयारी करने के लिए। अब जो रेखा है, रेखा जब रांची आएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक रूम लेना पड़ेगा रहने के लिए, तो उसको किराया लगेगा। फिर भोजन, है ना, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको। पढ़ने के लिए जो आई है, शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो पैसा खर्च होगा, और अन्य मद। मान लो कि 4 मद ही हम लोग लेके चलते हैं, अन्य मद। ठीक है, अब ये आपका, हमने क्या किया, इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर दिया। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जितने भी प्रकार के डायग्राम होते हैं, उस सारे डायग्राम को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो कि रेखा को अच्छा, ये टोटल आपका खर्च हो गया, कुल खर्च। ठीक है, अब रेखा को जो है उसके परिवार वालों ने 20,000 रुपया दिया कि भैया हम 20,000 रुपया तुमको दे सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो हमारा कैपेसिटी नहीं है,
20,000 में आपको क्या करना है, अपनी टोटल चीजों को करना है। तो रेखा आई और उसने क्या किया कि एक 5,000 रुपये का रूम ले लिया। अब चाहे वो रूम सिंगल हो या किसी रूममेट के संग हो, 5,000 रुपया उसने डिसाइड किया कि हम किराया पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, भोजन पे 5,000 रुपया पर मंथ डिसाइड किया कि 5,000 रुपया हम भोजन पर भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा पे चूंकि पढ़ने आई है, सीडीपीओ का तैयारी करना है, इस बार करो या मरो, बिल्कुल निकाल लेना है एग्जाम। तो उसने यह तय किया कि 8,000 रुपया जो है वो हम शिक्षा पे जो अपना खर्च करेंगे, जो हमको कोचिंग में देना हो या ट्यूशन फीस देना हो या हमको बुक्स परचेज करना है, इन सब में मिला के 8,000 रुपया हम पर मंथ खर्च करेंगे और शेष जो है वो 2,000 रुपया हम खर्च करेंगे अन्य मदों पर। ठीक है, अब ये जो रेखा का जो खर्च है वो किसमें है, जो खर्च है वो खर्च किसमें है दोस्तों, तो रुपये में है। ठीक है, खर्च रुपये में है, यानी कि कुल खर्च कितना है, कुल खर्च रेखा का 20,000 रुपया है। और ये घटकों पे यानी कि जो कंपोनेंट है खर्च का, जैसे किराया है, भोजन है, शिक्षा है, अन्य है, इस पे इसने कितना कितना खर्च किया। तो किराए पे 5,000, भोजन पे 5,000, शिक्षा पे 5,000, अन्य पे शिक्षा पे 8,000, अन्य पे 2,000, कुल 20,000 रुपया खर्च किया। ठीक है, अब प्रतिशत उप विभाजित दंडालेख कहता है कि आप ये जो घटक का जो खर्च है रुपये में, इसको आप पहले प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे हो गया खर्च किसमें, खर्च हो गया प्रतिशत में, खर्च हो गया प्रतिशत में। 1 मिनट के लिए मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, खर्च हो गया प्रतिशत में। तो अब देखो भाई, अब हमको निकालना है जो विभिन्न जो मदे हैं, जो विभिन्न जो घटक है, उनमें कितना खर्च हुआ। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत व्यक्तिगत मद, व्यक्तिगत खर्च बटा कुल खर्च गुणा 100। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, सबका, किराया का, भोजन का, शिक्षा पर, अन्य पे कितना कितना खर्च हुआ, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो किराए के लिए कितना हो गया, किराया का व्यक्तिगत का खर्च कितना है दोस्तों, 5,000 रुपया है। तो 5,000 बटा कुल खर्च कितना है, 20,000 है। तो 5,000 बटा 20,000 गुणा 100, ये आपका ये 3 शून्य से ये 3 शून्य गया और ये हो गया 20 पचे 100, यानी कि 5,000 बराबर कितना, 25%। हमने क्या कर दिया कि जो किराए पे जो खर्च है उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 25%। अब देखो यहां भी 5,000 है, इसका मतलब यह है कि यह भी कितना होगा, यह भी आपका 25% होगा। ठीक है, 8,000 का कितना हो जाएगा, तो 8,000 शिक्षा पे जो खर्च है, तो शिक्षा पे खर्च परसेंटेज में कितना हुआ, तो 8,000 बटा 20,000 गुणा 100। ठीक है, अब देखो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य गया, ये हो गया 20 पचे 100 और ये गुणा करोगे तो 8 पचे 40, यानी कि 40%। ठीक है, आपका हुआ शिक्षा पे खर्च। और आपका अन्य पे कितना खर्च हो गया, तो अन्य के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 2,000 बटा 20,000 गुणा 100। ठीक है, ये भी 3 शून्य से 3 शून्य गया, ये हो गया आपको 20 पचे 100, यानी कि ये हो गया आपको 10%। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 25 25 50 50 40 90 और ये हो गया 100%। इसका मतलब यह है कि यह 20% किसको, 20,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20,000 जो खर्च है रुपये में वह 100% के बराबर है, 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस 100% में किराया पर 25% का खर्च हो रहा है, भोजन पे 25% का खर्च हो रहा है, शिक्षा पे 40% का खर्च हो रहा है, अन्य पे 10% का खर्च हो रहा है, 100% का टोटल खर्च हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो भी घटक हैं उस घटक को हमने परसेंटेज में उसके खर्च को हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, परसेंटेज सब डिवाइडेड बाय डायग्राम,
ठीक है, ये आपका ग्राफ, अगर अधिक आपको ये बनाने के लिए पूछता है तो ग्राफ मिलेगा। ग्राफ ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जीरो। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको लिखना होगा संकेत, संकेत। ठीक है, अब पहला क्या है, पहला किराया है, चलिए हम इसको रेंट के रूप में लिख देते हैं, रेंट। तो किराया के लिए हमने क्या किया कि ये ब्लैंक बार रहने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है भोजन, यानी कि हम इसके लिए फूड लिख देते हैं एफ। फूड के लिए हमने क्या किया कि जो हमने आयत बनाया इसमें हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर क्या है एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा के लिए हमने ई लिख दिया और इसके लिए हमने जो बार बनाया, बार को हमने क्या किया, ये आपका स्लिपिंग लाइन से जो आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं उससे बार को रंग दिया। और अन्य है मिसलेनियस, मिसलेनियस को हमने क्या किया, मिसलेनियस को हमने जो है वो ग्रिड, बार में क्या किया, ग्रिड बना दिया। ठीक है, अब हमने संकेत बना दिया। अब यहां पे हो गया आपको मद। ठीक है, मद हो गया, और क्या है रेखा, रेखा द्वारा विभिन्न मदों पर किया गया खर्च, विभिन्न मदों पर किया गया खर्च। ये इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिखवा दे रहे हैं। और वाई से क्या किया आपने, आपने लिखा यहाँ पे खर्च किसमें, प्रतिशत में, और इसको आप 10 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि ये 10% को रिप्रेजेंट करेगा, यह 20% को, यह हो गया 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90, 100। ठीक है, जो आपका प्रतिशत उप विभाजित दंड आलेख होता है वह इस कंसेप्ट पे काम करता है कि जो बार की जो ऊंचाई होगी वो 100% होगी। ठीक है, बार की जो ऊंचाई होगी वह आपके क्या होगी, वह आपके 100% आपका बार का ऊंचाई होगा। ठीक है, अब इसमें जो विभिन्न घटकों पे जो खर्च किया गया है प्रतिशत वाइज, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग फिल करते हैं। तो अब देखो भोजन, सॉरी किराया, किराए पर कितना खर्च है, 25% खर्च है, यानी कि 20 और 30 के बीच ये 25 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये बार की यहां तक की ऊंचाई हो गई 25%, और यह आपको किराया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किराया के लिए ब्लैंक बार है तो ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है भोजन, भोजन पर भी 25% खर्च हो रहा है। तो अब इस 25 से आगे हम 25 बढ़ेंगे, तो 25 से जब आगे बढ़ेंगे तो 25, 25, 50, यानी कि जो 50 जहां हमारा पॉइंट किया गया है वहां तक अब बार की ऊंचाई जाएगी। यानी कि अब देखो ये जो रेंज है, ये रेंज आपको किसको बता रहा है, भोजन को बता रहा है। और भोजन के लिए हमने क्या किया है, संकेत बनाया है कि बार में हम क्रॉस लगा देंगे, तो ये क्रॉस लग गया। ठीक है, क्रॉस लग गया। अब आपका हो गया शिक्षा, शिक्षा है 40%, तो 50 से 40 आगे बढ़ो, यानी कि 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो गया, यानी कि 90 तक हमारा ये शिक्षा हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग ने क्षैतिज रेखा से बार को हम लोगों ने रंगा है संकेत के रूप में, तो हमने लिख दिया इसको, बार को संकेत में क्षैतिज जगह से रंग दिया। और मिसलेनियस अन्य कितना है 10%, तो 90 और 100 के बीच 10% का रेंज है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ग्रिड बना दिया। ठीक है, अब ये आपका हो गया प्रतिशत उप विभाजी दंड आलेख, है ना, कंपोनेंट बार डायग्राम भी ऐसे ही आपको बनेगा। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि उसमें ये राशियां होंगी। ठीक है, यहाँ पे राशियां होंगी, जो घटक दंड आलेख है वहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस राशि को पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रतिशत में हमने पुट कर दिया आपको खर्च को। ठीक है, तो प्रतिशत उप विभाजित दंड आलेख या घटक दंड आलेख
आपका इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से आपका फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये आपका कुछ भी नहीं दिया गया होगा, ये आपका टेबल नहीं दिया गया होगा, सिर्फ आपको ये दे दिया गया होगा। ठीक है, इधर संकेत आपका लिखा होता है छोटे, इसमें मैं आपको समझाने के लिए बड़े बड़ा मैं लिख दिया हूं। अब इस पे क्वेश्चन आपको इस दंड, ये जो बार है, इस पे आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मान लो कि क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये मान लो कि इसको आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर नहीं करना है टेबल को, क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अगर रेखा के द्वारा कुल खर्च की राशि 20,000 रुपये है, रेखा के द्वारा जो राशि खर्च की जा रही है वह 20,000 रुपये है, तो रेखा ने शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की है। तो अब देखो टोटल खर्च कितना है रेखा का, 20,000 है। देखो संकेत, चलो मैं एक जोड़ लेता हूं इसमें। ठीक है, आप देखो रेखा के द्वारा, रेखा के द्वारा रेखा के रेखा के द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो रेखा के द्वारा कितनी राशि खर्च की जा रही है, रुपये 20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि शिक्षा पर कितना खर्च की है। तो देखो शिक्षा पे, शिक्षा का जो है वो बार यहाँ पे देखो, ये क्षैतिज, ये जो शिक्षा का ये जो है ये बार एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका ऊंचाई कहाँ है, इसका रेंज क्या है, 90 माइनस 50 यानी कि 40% है ना। तो शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की जा रही है, शिक्षा पर रेखा द्वारा शिक्षा पर खर्च की गई राशि प्रतिशत में बराबर कितना है, 40%। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न से, यानी कि अब आप बता रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई आय की जो कार्रवाई है वह प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। चूंकि 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 100% जो रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 रुपये को। ठीक है, 100% रेखा का जो टोटल खर्च है वह रुपये में कितना है, रुपये में 20,000 रुपया है, और प्रतिशत में कितना है, 100% है, यानी कि 20,000 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि 100% बराबर 20,000, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 बटा 100। इसलिए शिक्षा पर कितना राशि खर्च कर रही है, 40% की राशि, तो इसलिए 40% दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं 20,000 बटा 100 गुणा 40। ठीक है, ये आपने काट दिया, यानी कितना हो गया, रुपये 8,000 जो है वह रेखा शिक्षा पे खर्च कर रही होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे है ना, शिक्षा पे 8,000 रुपया खर्च करिए। ठीक है, तो चूंकि ये आप टेबल हम लोग पहले बनाए हुए थे, तो इसलिए आप यहाँ पे 8,000 है, लेकिन अगर जी आपको यह सिर्फ दे दिया गया है प्रतिशत उप विभाजित दंड आलेख, तो आपको क्या करना है, आपको इससे निकालना है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि रेखा ने किराए पे 5,000 रुपया खर्च किया है, यदि रेखा ने किराया पर 5,000 रुपया खर्च किया है, तो रेखा की कुल खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए। तो अब देखो किराए पे कितना खर्च है, 5,000, और यहां देखो रेंट का जो है वो ये वाला बार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 25% है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा कि रेखा द्वारा
किराया पर खर्च की गई राशि ब्रैकेट में रुपये में बराबर कितना है, रुपया 5000 है। ठीक है, फिर आगे से लिखेंगे कि रेखा द्वारा किराया पर खर्च की गई राशि प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में कितना परसेंट है दोस्तों, 25% है। ठीक है, तो अब प्रश्न से, ठीक है, चूंकि 25% बराबर कितना है, 5000 रुपया है, तो इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 5000 बटा 25 हो जाएगा, और इसलिए 100% दोस्तों क्यों निकालेंगे, क्योंकि रेखा की जो कुल खर्च होगी, कुल खर्च की राशि होगी, वो प्रतिशत में कितना प्रतिशत होगी, 100% होगी। ठीक है, तो इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5000 बटा 25 गुणा 100। ठीक है, तो ये काटोगे, 25 चौका 100, ये 5 चौका 20, यानी कि रुपये कितना हो गया, रुपये 20,000 हो गया रेखा का कुल खर्च। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे आप बनाएंगे, देखिए रेखा का कुल खर्च कितना है, 20,000 है ना। ठीक है, तो कोई भी डायग्राम, चाहे वो आपका बार हो, मल्टीपल बार हो, कंपोनेंट बार हो, पाई चार्ट हो, लिनियर ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो, XYZ कोई भी ग्राफ हो, उस सब को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी अगर यदि ग्राफ आया है, आप एग्जाम में आपके पास आया है, तो सबसे पहले क्या करें, आप उसके लिए टेबल बना लें। लेकिन ध्यान दीजिए, टेबल बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है टेबल बनाना। टेबल सिर्फ आप अपने सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए जो हमने जो टेबल बनाया, वो अपनी सुविधा के लिए बनाया है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। ठीक है, तो अगर यदि टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी आप बना देंगे, और अगर यदि मान लो कोई डायग्राम, कोई ग्राफ क्वेश्चन दे दिया, तभी क्या होगा, तभी आपके रेंज में होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये अगर मान लो कि अगर यदि आपका ये दिया गया है यहाँ पे, ये वाला सेकंड वाला देखो, ये आपका फूड का, ठीक है, भोजन का, अगर देखिए 50% है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50% भोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भोजन वाले बार को देखना है कि इसका रेंज क्या है। ठीक है, तो इसके उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को जब आप उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे, तो उस बार की ऊंचाई रेंज हमको पता चल जाएगा, और उस बार का जो रेंज है वह संबंधित घटक का प्रतिशतवार खर्च को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रतिशत उप विभाजित दंड आलेख के बाद जो अगला जो पड़ाव है हमारा, वो है हमारा पाई चार्ट, वृत्त आरेख। ठीक है, वृत्त आरेख, वृत्त आरेख भी क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल के वेरियस आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, वृत्त चार्ट का, पाई चार्ट का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं वृत्त आरेख, वृत्त आरेख। ठीक है, एक इंडिविजुअल, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई संस्थान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसके वेरियस आइटम्स को रिप्रेजेंट करने में, विभिन्न घटकों को रिप्रेजेंट करने में हम वृत्त चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो आइए वृत्त चार्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए, वृत्त चार्ट जो है वो आपके दो कंसेप्ट पे बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि वृत्त चार्ट यह कहता है कि एक पॉइंट के, ठीक है, एक पॉइंट के सराउंडिंग हम 360 डिग्री का हम कोण खींच सकते हैं। ये थोड़ा सा सर्किल गड़बड़ हो गया, तो इसको आप सर्किल मान लेना। ठीक है, तो एक पॉइंट के सराउंडिंग हम 360 डिग्री का एंगल खींच सकते हैं। ठीक है,
तो 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल खींच सकते हैं। और इस 360 डिग्री को कोई भी चीज, मैथमेटिक्स कहता है कि कोई भी चीज अपने मूल रूप में 100% होता है, 100% होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो 360 डिग्री है यह किसके बराबर होगा, यह आपके 100% के बराबर होगा। आ रही बात समझ में। मैथमेटिक्स यह कहता है कि कोई भी चीज, ठीक है, दर्शन शास्त्र यह कहता है, जहां तक मुझे पता है कि दर्शन शास्त्र यह कहता है कोई भी चीज जो है वो परिपूर्ण नहीं होती है ना, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि कोई भी चीज अपने मौलिक रूप में 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। तो यह 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री आपके 100% के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पाई चार्ट पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो डिग्री बेस्ड होगा क्वेश्चन, या तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा, या आपके प्रतिशत बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जो पाई चार्ट आपका बनेगा वो पाई चार्ट या तो डिग्री बेस्ड बनेगा, देख रहे हैं ना, 120 डिग्री या 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 105 डिग्री, या प्रतिशत आधारित होगा, 28%, 1%, 15%, 18%, 20%, 8%, 10%, ठीक है। और ये जो 360 जब ये पूरे जब कंपोनेंट जो इसका जो घटक है इसका, जैसे मान लो कि ये आपका भोजन है, अन्न है, शिक्षा है, बचत है, हाउसिंग है, ये टोटल जो घटकों का जो डिग्री वाइज जो उनका मान दिया गया है, जब इस पूरे डिग्री को जब आप जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर होगा, यह आपके 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और जब इस पूरे प्रतिशत को जब आप जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर होगा, यह आपके 100% के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 360 डिग्री बराबर 100%, ठीक है, 360 डिग्री बराबर 100%। तो एक चीज अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 360 डिग्री बराबर 100%, इसका मतलब यह हुआ कि 100% बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है, 100% बराबर 360 डिग्री। तो जब 100% बराबर 360 डिग्री, इसका मतलब यह है कि 10% बराबर क्या हो जाएगा, 10% बराबर 36 डिग्री हो जाएगा। कैसे दोस्तों, तो 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर होगा 360/100, तो 10% बराबर हो जाएगा आपको 360/100 गुणा 10। ये एक शून्य से एक शून्य गया और एक शून्य से एक शून्य यहां गया, यानी कि 10% बराबर 36 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो जब 10% बराबर 36 डिग्री, इसका मतलब यह हुआ कि 1% बराबर 3.6 डिग्री, ठीक। ये कैसे भाई, कि जब 10% बराबर 36 डिग्री, तो 1% बराबर हो जाएगा 36/10, और जब 36 में 10 का जब आप 10 से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 3.6। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पाई चार्ट के जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, या तो आपके डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे या आपके प्रतिशत आधारित आपके प्रश्न होंगे। और जब उन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तीन चीजें आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी वहां पे, ठीक है। 100% बराबर 360 डिग्री, 10% बराबर 36 डिग्री, और 1% बराबर 3.6 डिग्री, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यह सीखते हैं कि आखिर पाई चार्ट जो है वो हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए और सीखते हैं कि पाई चार्ट को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये आपके पास मान लो कि एक डाटा है टेबल के फॉर्म में, देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, टेबल के फॉर्म में। बार बार मैं बोल रहा हूं कि जितने भी डायग्राम हैं, जितने भी ग्राफ हैं, सबको हम टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के रूप में उन सबको हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त चार्ट में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। अब ये हो गया मद, और इधर हो गया खर्च की राशि करोड़ रुपये में, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे।
अब ये टोटल क्या हो गया, टोटल आपका अलग अलग मद हो गया। जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 108। ठीक है, 108 क्या हो गया, 108 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, यूनिट को बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, 108 करोड़ रुपया हो गया। अब जिस प्रकार प्रतिशत है ना, प्रतिशत उपविभाजी दंड आलेख में हम लोग हर आइटम्स के अलग अलग जो है उनका प्रतिशतवार विवरण हम लोगों ने पहले निकाला था। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि पाई चार्ट में भी जितने भी घटक हैं उन सारे घटक के खर्च को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में निकालेंगे। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, जो हम लोगों ने वहां निकाला व्यक्तिगत खर्च बटा कुल खर्च गुणा 100, वहां पे हम लोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे 100 दोस्तों, क्योंकि वहां हम लोग प्रतिशत निकाल रहे थे। यहां पे चूंकि डिग्री हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, व्यक्तिगत खर्च बटा कुल खर्च गुणा 360 डिग्री। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पाई चार्ट इस संकल्पना पे आधारित होता है कि एक पॉइंट के सराउंडिंग हम 360 डिग्री का एंगल खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए व्यक्तिगत खर्च बटा कुल खर्च गुणा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, अब खाद है ना, अब सबका हम डिग्री में निकालेंगे। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे खर्च की राशि, ब्रैकेट में डिग्री में। ठीक है, अच्छा, जब हम मान लो कि इसी को प्रतिशत में निकालेंगे तो वही चीज व्यक्तिगत खर्च बटा कुल खर्च गुणा, अब यहां पे 100 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब चलिए जैसे खाद्य, तो खाद्य का क्या हो जाएगा, 15 बटा 108, यानी कि व्यक्तिगत खर्च गुणा कुल खर्च, व्यक्तिगत खर्च बटा कुल खर्च गुणा 360। ठीक है, और कैलकुलेटर आई थिंक आपको अलाउ होना चाहिए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही रक्षा के लिए आप 12 बटा 108 गुणा 360, और जब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, वेतन पे क्या करेंगे आप, 27 बटा 108 गुणा 360, और जब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे आप, 36 बटा 108 गुणा 360, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर इसी तरह शिक्षा का, तो शिक्षा का क्या हो जाएगा भाई, 9 बटा 108 गुणा 360, यानी कि ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आने पे भी क्या हो जाएगा, 9 बटा 108 गुणा 360, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब जब सबको आप जब ऐड करेंगे तो देखो 50 और 40 कितना हो गया, 90 90 90 180, 180 और 120 कितना हो जाएगा, 180 और 120 300, 300 और 330 360 हो गया ना, 360 डिग्री। यानी कि जो कुल खर्च है 108 करोड़ वह किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जितने भी घटक हैं, जितने भी खर्च अलग अलग घटक के हैं, उसको आपने डिग्री में क्या किया दोस्तों, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका स्टेंसिल जो होता है, प्रकार वगैरह जो आपको मिलता है, ठीक है, उसके सहायता से आप क्या करेंगे, एक आप वृत्त खींचेंगे और फिर आप क्या करेंगे, जो है वो एक जो आइडियल जो होता है, एक आदर्श जो वृत्त आरेख का जो
रेखांकन जो उसका खींचा जाता है, जो खींचा जाता है वो बड़े मद से छोटे मद की तरफ है ना, क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब खाद्य है ना, तो खाद्य के लिए क्या है, खाद्य के लिए 50 डिग्री है, तो अब 50 डिग्री का जो एंगल बनेगा है ना, आप ऐसे चांद की सहायता से बनाते हैं ना, तो ये आपका मान लो कि ये 50 डिग्री का एंगल हुआ, तो अब ये हो गया, ये आपका हो गया 50 डिग्री हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको खाद्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही मान लो कि ये 40 डिग्री, मैं फ्री हैंड आपको खींच के दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। आपके पास वो जो चांद होता है ना, उसके सहायता से क्या करेंगे, आप इसको खींचेंगे, ठीक है। रक्षा, रक्षा के लिए कितना डिग्री है, रक्षा के लिए आपको 40 डिग्री है, और ये आप यहां पे लिख दिए रक्षा, ठीक है। फिर आपका वेतन, वेतन के लिए कितना है भाई, वेतन के लिए ये 90 डिग्री है ना, वेतन, तो वेतन के लिए कितना, वेतन के लिए मान लो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया आपको 90 डिग्री, मैं फ्री हैंड खींच रहा हूं दोस्तों, आप चांद के साथ ऐसा खींचेंगे, तो ये हो गया आपका वेतन, ठीक है। फिर हो गया आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए कितना भाई, स्वास्थ्य के लिए 120 डिग्री, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, ये आपको स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये दो आपने अलग अलग कर लिया, इसमें क्या है आपका, एक तो है शिक्षा, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपको शिक्षा, और दूसरा हो गया आपको, ये हो गया आपको 30 डिग्री, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अन्न, ठीक है, हो गया, ठीक है। यहां पे आप लिख दीजिए कुल खर्च, कुल खर्च कितना है, बराबर रुपये 108 करोड़, ठीक है, बन गया आपका पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट इस टाइप से आपका बनता है, देखिए यहां पे इसी टाइप का है ना, ठीक है। तो पाई चार्ट आपका ऐसे आपका ड्रॉ किया जाता है। तो अगर यदि मान लीजिए कि आपको पाई चार्ट अगर यदि आपको बनाने के लिए पूछा जाता है, तभी आप आसानी से क्या करेंगे, आसानी से पाई चार्ट को आप बना सकते हैं। और अगर यदि पाई चार्ट ऑलरेडी जो जिसकी सबसे माने मोस्टली संभावना यह है कि जिस प्रकार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायग्राम ऑलरेडी रिप्रेजेंट हुआ रहता है, आपको उस डायग्राम का एनालिसिस करके जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनका उत्तर देना पड़ता है, तो मोस्टली जो चांस है वो उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा, क्योंकि वर्तमान का पैटर्न वही है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप सब चीजें जो सबकी सारे डायग्राम की जो आधारभूत संकल्पना है उसको भी आप समझ लें, और जो मॉडर्न जो जिस तरीके से जो चीजें पूछी जा रही हैं उसको भी हम लोग कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार से अगर यदि जेपीएससी क्वेश्चन आपको फ्रेम करता है तो हर वैरायटी के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपके रेंज में रहे, कोई भी ऐसा टाइप ना हो या कोई भी ऐसा तरीका ना हो जो आपके रेंज के बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्या होगा, इसी पे अब आपका पाई चार्ट पे प्रश्न आपके इस वैरायटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत प्रतिशत में को दर्शाता है। दोस्तों मैंने क्या कहा था अभी कि या तो आपका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा, या तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा, या आपका प्रतिशत बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रतिशत बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को प्रतिशत है ना, प्रतिशत में को दर्शाता है। पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 100% बताएगा, ठीक है। अगर डिग्री में क्वेश्चन है तो वो पाई चार्ट के टोटल घटक को आप जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। और अगर परसेंटेज में है तो जब आप पाई चार्ट के जब विभिन्न घटकों के परसेंटेज को जब जोड़ेंगे तो वह 100% को रिप्रेजेंट करेगा। जोड़िए जरा, 10 इधर से जोड़ते हैं, आओ 10 और 15 कितना हो गया, 10 15 25, 25 और 10
35 और 2 37, 37 और 5 37, 5 कितना हो गया? 37, 5 42, 42 और 20 62, 62 और 5 67 और 10 76, 76 और कुछ गड़बड़ हो गया, इधर से जोड़ो, आपका ये जोड़ लो, ठीक है। पहले जोड़ो 10 और 20, 20 और 10 30, 30 8 15 45 और 5 50, 50 और 10 60 और 5 65, 65 और ये 23 और 12 कितना हो गया? 3 2 5 2 1 3 65 है ना, 65 और 35 100 हो गया ना, ये 100% हो गया ना, ठीक है। तो 360 डिग्री या 100%, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, लिखना है उसको, ठीक है। तो आइए एक एक करके प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। ये आपके 5 प्रश्न है, एक एक करके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि यह पहला प्रश्न है कि यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपये थी, ठीक है, तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट किसी परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दिखाता है। तो याद कीजिए कि वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक है। जो आपने व्यय किया और जो आपने बचत किया, जब आप दोनों को मिला लेंगे तो वही क्या हो गया? आय हो गया। जैसे मान लो सपोज करो कि आपका 20,000 रुपया जो है इस मंथ का इनकम है, आपने क्या किया कि 15,000 रुपया आपने खर्च कर लिया, ठीक है, और 5,000 रुपया आपने क्या कर लिया? बचत कर लिया। तो ये व्यय और बचत, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तभी तो ये 20,000 हुआ, ठीक है। तो आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। तो अब इस जो पाई चार्ट है उसमें व्यय और बचत के डाटा को दिया गया है, मतलब कि ये जो 100% है वह आय है, ठीक है ना। तो अब आइए क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपये थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब ये टोटल हो गया आपको 100% यानी कि 1 लाख रुपया, ठीक है। तो परिवार की वर्ष की कुल आय, वर्ष की कुल आय। अच्छा देखिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप एक से अलग तरीके से आप बना सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि जो आपने तरीका एडॉप्ट किया, जो चुना, वह मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो आपने तरीका अपनाया है वह मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर एक मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है वो तरीका, तो वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से बना के दिखाते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया कि परिवार की कुल आय कितनी हो गई? 1 लाख रुपये हो गई। तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मकान पर खर्च की राशि, ठीक है, मकान पर खर्च की राशि कितना हो जाएगा भैया? तो देखो 100% बराबर कितना है? 100% 1 लाख रुपया है, यानी कि 100% में कितना मकान पे खर्च कर रहा है? कहां गया? आवास, आवास पे 15% खर्च कर रहा है, यानी कि 100 में 15 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1 लाख रुपया में कितना खर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, यानी कि मकान पे ये खर्च कर रहा होगा आवास पे 15,000 रुपया, ठीक है। दूसरा परिवहन, तो परिवहन पर खर्च की राशि या व्यय की राशि कितना हो जाएगा भाई? तो 100 रुपया में
कितना रुपया खर्च कर रहा है परिवहन पे, यातायात पे 5% खर्च कर रहा है। तो 100 रुपया में 5 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 लाख रुपया में कितना खर्च कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका गया, यानी कि 5,000 खर्च कर रहा होगा। तो कह रहा है कि मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसलिए अभिष्ट अंतर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस हो जाएगा। अभिष्ट अंतर बराबर हो जाएगा दोस्तों 15,000 माइनस 5,000 बराबर 10,000। कितना अंतर हो गया, 10,000 हो गया। और यही क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। तो एक तो या तो चाहे तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरीके से बना सकते हैं, मकान और परिवहन पर, ठीक है, तो ठीक है, मकान एवं परिवहन पर व्यय हुए राशि ब्रैकेट में प्रतिशत में, ठीक है, मकान एवं परिवहन पर व्यय हुए राशि में अंतर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए, मकान पर ये कितना खर्च कर रहा है, 15% और यातायात पे 5%, यानी कि ये हो जाएगा 15 माइनस 5 प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा 10%। ठीक है, अब प्रश्न से, ठीक है, अब देखिए जो टोटल आय है कितना है, 1 लाख रुपया है, यानी कि 100% है। तो चूंकि 100% बराबर है 1 लाख रुपया, 100% बराबर 1 लाख रुपया, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख बटा 100, और इसलिए 10%। अंतर कितना है, 10% है ना। 10% बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख गुणा 10 बटा 100, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया, रुपये 10,000। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां भी आंसर कितना आ रहा था, यहां भी आंसर आ रहा था 10,000 रुपया, और यहां भी आंसर कितना आ रहा था, यहां भी आंसर आ रहा था 10,000 रुपया। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को आप एक से अलग तरीके से बना सकते हैं। बस आपको सावधानी किस बात की रखनी है कि आपने जिस तरीके को एडॉप्ट किया है, क्या वह मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार का सबसे अधिक व्यय किस मद पर हुआ है। तो अब देखिए, जहां सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वहीं पे सबसे ज्यादा व्यय हुआ होगा। तो देखिए भोजन पर कितना है, भोजन पर 23% है, तो 23% जो है सबसे अधिक है, तो भोजन पर व्यय हुआ होगा। लेकिन अब आप एक लाइन में तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई आपको मेंस में लिखना है, तो आपको क्या करें, सबको आप निकाल के दिखा दें। ठीक है, कि परिवार का विभिन्न मदों पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, वस्त्र पर व्यय, तो वस्त्र पर व्यय कितना है भाई, तो 10 बटा
100 गुना 1,00,000 यानी कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, भोजन है ना, भोजन, भोजन पर कितना हो जाएगा भाई, तो 23/100 गुणा 1,00,000 यानी कि 23,000। ठीक है, उसके बाद अन्य बचत, तो चूंकि व्यय का पूछ रहा है तो अन्य बचत तो निकालेंगे नहीं, तो शायद आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अन्य तो कितना हो गया 20/100 गुणा 1,00,000 यानी कि 20,000। ठीक है, उसके बाद यातायात, यातायात तो 5/100 गुणा 1,00,000 यानी कि 5,000। ठीक है, उसके बाद शिक्षा और आवास है ना, तो शिक्षा और आवास तो शिक्षा पे कितना था दोस्तों, शिक्षा पे था 12%, आवास पे 15%। ठीक है, तो 12/100 और ये था 15/100 गुना 1,00,000 गुणा 1,00,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपये 12,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपये 15,000। ठीक है, यहां भी क्या करेंगे, सब जगह आप सिंबल दे देंगे रुपये का। ठीक है, सब जगह रुपये का आप क्या करेंगे, सिंबल दे देंगे। ठीक है, तो अब आपका 10,000, 23,000, 20,000, 5,000, ठीक है, 12,000, 15,000, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि परिवार ने किस पे सबसे ज्यादा खर्च है, भोजन पे 23,000 है ना, अतः स्पष्ट है कि परिवार ने भोजन भोजन पर भोजन पर सर्वाधिक व्यय किया है, इसलिए अभीष्ट मद की बात की जाती थी ना, किस मद, हाँ, तो इसलिए अभीष्ट मद बराबर भोजन हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो अगर यदि आप इस तरीके से, अगर यदि आप स्टेप बाय स्टेप अगर लिखेंगे चीजों को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजों को लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, जितने नंबर का यह क्वेश्चन होगा वो टोटल का टोटल नंबर मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है कि लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज वेरी करे, हमने जो लिखा उससे बेहतर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप इक्वेशन बनाएंगे, जो आप कैलकुलेशन करेंगे, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन है वही मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स का सेंटेंस है। तो जो बाकी की जो भाषाएं हैं, ठीक है, अतः स्पष्ट है ये सब, ठीक है, इसमें अंतर हो सकता है, आप हमसे बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो आप करेंगे वह ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर एक मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है तो 100% नंबर आपको मिलेगा, अगर कैलकुलेशन आपने बिल्कुल करेक्ट किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत किस मद पर हुए व्यय के बराबर था। तो अब देखो, बचत कितना है, बचत है 15%, और आवास पे, ठीक है, कितना है आपका 15% है। आ रही बात समझ में। और दूसरा क्या है कि यहां देखो, ये वस्त्र और यातायात को भी मिला के क्या है आपका 15% है। तो परिवार की
वर्ष में हुई कुल बचत किस मद पर हुए व्यय के बराबर थी। ठीक है, तो अब देखो आपको तो जब आप निकालेंगे इसको तो एक तो अब जो बचत पे जो व्यय है वो आवास पे व्यय के बराबर है, तो ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो कि एग्जामिनर ने अगर इसको भी अगर कंसिडर किया होगा, लिया होगा, तो एक लाइन आप आगे भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाई चार्ट से स्पष्ट है कि वस्त्र एवं यातायात को मिलाकर भी जो व्यय की राशि और बचत पे की गई राशि के बराबर है, तो नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। कैसे लिखेंगे आप? बचत पर व्यय, बचत, बचत की राशि, परिवार की बचत की राशि। ठीक है, तो बचत की राशि कितनी होगी दोस्तों? बचत की राशि हो गई आपको 15/100 गुणा 1 लाख। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? यानी कि हो गया रुपये 15,000। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख दें, पाई चार्ट से स्पष्ट है कि आवास पर व्यय बराबर 15/100 गुणा 1 लाख। ठीक है, यानी कि ये भी कितना हो गया? ये भी हो गया दोस्तों आपका 15,000। ठीक है, इसके अतिरिक्त वस्त्र एवं यातायात है ना, इसके अतिरिक्त वस्त्र एवं यातायात को मिलाकर कुल व्यय बराबर हो गया 15%, माने 15/100 गुणा 1 लाख, यानी कि 15,000। ठीक है, तो अतः स्पष्ट है कि आवास पर हुआ व्यय आवास पर हुआ व्यय, अतः स्पष्ट है कि आवास पर हुआ व्यय बचत के बराबर है। इसी प्रकार क्या क्या था? वस्त्र एवं यातायात, है ना। इसी प्रकार वस्त्र एवं यातायात पर हुआ व्यय भी बचत के बराबर है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब आप दोनों लिखेंगे तो एक तो आपका आंसर जो है वो 90%, 99% कह सकते हैं आप, 99% की आंसर आपका यहीं पे खत्म है। क्या तो स्पष्ट है कि आवास पर हुआ व्यय बचत के बराबर है। लेकिन अगर इस लाइन को भी आप लिख देते हैं तो नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप इससे क्या करेंगे? आप इससे एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बच्चे ने बहुत ही सूक्ष्मता से डाटा का विश्लेषण किया है। ठीक है, डाटा का अवलोकन किया है। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रति एक फील गुड है ना, अच्छा महसूस होगा एग्जामिनर को। और जब अच्छा महसूस होगा तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक किए होंगे
तो मानवीय स्वभाव के अनुरूप क्या करेगा, वो कंसिडर कर लेगा। ठीक है ना। तो चूंकि सब्जेक्टिविटी है मेंस का पेपर, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जो मनुष्य का जो पूर्वाग्रह है, उसकी जो पूर्व धारणाएं हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से हावी होती ही होती है, चाहे या अनचाहे, है ना, जाने अनजाने। तो इससे क्या होगा कि इससे आप एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए बुरा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। तो देखिए परिवहन और अन्य यानी कि यातायात पर 5% और अन्य पर 20%, है ना। तो वृत्त चार्ट से स्पष्ट है, वृत्त चार्ट से स्पष्ट है कि परिवहन पर हुआ व्यय बराबर 5% एवं अन्य पर व्यय बराबर कितना, 20%। ठीक है, 20%। इसलिए परिवहन एवं अन्य पर हुआ कुल व्यय तो क्या हो जाएगा, 5% जोड़ 20% बराबर 25%। ठीक है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि आय का कुल आय का 25% अतः स्पष्ट है कि कुल आय का 25% उपर्युक्त मदों पर व्यय हुआ। हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आप जब लिख देंगे तो बिल्कुल आपको नंबर आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत अगर यदि किसी को हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे या कमेंट्स करें। बाकी कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, आपके समस्या का यथोचित जो है वो समाधान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है, यदि परिवार की कुल आय 1,00,000 रुपये थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। यदि परिवार की कुल आय 1,00,000 रुपये थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। तो 12% है ना। तो परिवार की कुल आय, परिवार की कुल आय, कुल आय बराबर रुपये कितना है दोस्तों, 1,00,000। ठीक है, इसलिए प्रश्न से शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि, यहां बच्चों की शिक्षा पे आप और अच्छा से लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों की शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि बराबर क्या हो जाएगा आपका 12/100, 12/100 गुणा 1,00,000। ठीक है, यानी कि रुपये
12,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ऐसे जब आप करके जब क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब चीजों को लिखेंगे तो आपको 100% आपको नंबर मिलेगा। तो यह आपका पाई चार्ट रहा। पाई चार्ट किस कंसेप्ट पे फ्रेम किए जाते हैं उसको हम लोगों ने सीखा, और पाई चार्ट आधारित जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे पाई चार्ट का हम सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषण करके अवलोकन करके दिए गए प्रश्नों का कैसे हम लोग स्टेप वाइज उसका आंसर लिखेंगे, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे अपने यात्रा को हम लोग विराम देंगे, और उम्मीद है कि आपको परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम का कंसेप्ट और पाई चार्ट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट्स कर सकता है, और उसके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी यात्रा को यहीं पे रोकते हैं। कल की यात्रा में हम लोग सबसे पहले जो अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ है वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अंकगणितीय रेखा चित्र, उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अर्थमेटिक्स के उन सारी संकल्पनाओं को सीखेंगे जहां से क्वेश्चन निरंतर फ्रेम होते आए हैं और वहीं से फ्रेम होंगे। ठीक है, तो उन सारी संकल्पनाओं को सीखेंगे हम लोग, और ऐसे ही हम लोग अपनी यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि डीआई का स्टिक्स का पूरा कंसेप्ट जो आपके जेपीएससी के सीडीपीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, जब तक उस पूरे कंसेप्ट को अपने ग्रिप में नहीं ले लेंगे हम लोग, तब तक ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आ रही होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, जोहार।